प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में हमने सेल की हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, सेल की स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी एवं सेल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा है? न्यूक्लियस। सबसे सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा है? न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियस जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 7 नैनोमीटर होता है। अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। जो सेल के अंदर प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया था। और उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि यह जो सेल के अंदर प्रेजेंट है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, इसकी डेफिनेशन दी थी कि न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज ए डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल, अर्थात ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेल्स है, और जिसके अंदर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। और उन्होंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अंदर प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आरबीसी सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है इसके अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो हमें कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर नजर आएगी। देखें, ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि इसका नाम दें हम तो क्या नाम होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप। इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक से अधिक बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। एक डेंसिटी वाली मेम्ब्रेन, जिस पर किस तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, डेंसिटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है। जो आउटर की तरफ होती है, आउटर लेयर होती है, ये है आउटर लेयर, और ये है इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूटी नहीं होता है, बीच बीच में ब्रेक डाउन होती है, स्पेस होता है बीच बीच में, तो उसको कहा जाता है, इन स्पेस को कहा जाता है, जो बीच बीच में स्पेस है मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर।
यदि हम पार्ट ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला है जो इसको कवर करने का जो एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, यदि हम जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो इसको एक आकार प्रदान कर रही है, जो इसका प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है उसको डिसॉल्व करने का काम कर रहे हैं, मटेरियल जो उसको इसके साथ में संलग्न है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जो जिस पर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं है, प्रेजेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। इसके 3 पार्ट होते हैं इस तरह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। यदि सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। कैसी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और जो बाहर तरफ जो आउटर लेयर होती है इसकी, इसको कहा जाता है आउटर लेयर। जो बाहर तरफ लेयर होती है उसको कहा जाता है आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की तरफ जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन। दोनों के आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी नहीं होकर बीच बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? बाइलेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाइलेयर होती है और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। जो ये लेयर कंटिन्यू नहीं होकर बीच बीच में इसमें स्पेस है, हॉल है, ये हॉल क्या करते हैं? अलाउ करते हैं जो मटेरियल है उसको, जो इस न्यूक्लियस के लिए आवश्यक एसेंशियल मटेरियल है उसको अंदर आने के लिए, और जो न्यूक्लियस जो प्रोडक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल, उसको बाहर भेजने के लिए, जो सेल के लिए जिनकी आवश्यकता है उनको बाहर भेजने का ये क्या है? अलाउ, एक सहमति अलाउ करती है कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर जा सकते हैं, कौन कौन से अंदर जा सकते हैं। न्यूक्लियर पोर के माध्यम से अंदर बाहर होते रहते हैं। और यह है क्या करती है, इसके अंदर कह सकते हैं हम एनएलएस। ये क्या एनएलएस का कार्य कर रही है? क्या कार्य कर रही है एनएलएस? न्यूक्लियस लोकलाइज सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइज सिग्नल का भी कार्य करती है मेम्ब्रेन। अब आगे बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फ्लूइड होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो जिनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। यह क्रोमेटिन पर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? कैरेक्टर को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस है यह टर्म्स कॉइन किसके द्वारा दिया गया था? बॉमन के द्वारा दिया गया था। बॉमन साइंटिस्ट थे, बॉमन क्या नाम है? बॉमन साइंटिस्ट हुए थे, उनके द्वारा ये टर्म दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि जो यह न्यूक्लियस है विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और यह उन्होंने बताया था कि इसमें 3 तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कैसे? 3 तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फिब्रुला कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। इसको कहा जाता है एफसी। एफसी बोले तो फिब्रिलर सेंटर।
दूसरा होता है डेंस ट्यूबुलर सेंटर। तीसरा होता है ग्रेनुलर कंपोनेंट। तो न्यूक्लियस में 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्यूबुलर सेंटर और डेंस ट्यूबुलर सेंटर और ग्रेनुलर कंपोनेंट। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं जहां पर लाइट कम मात्रा में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, उसको कहा जाता है ट्यूबुलर सेंटर। और जिसके जब ये जो फाइब्रिनोमा स्ट्रक्चर है ये डेंस मतलब ज्यादा घने में जब प्रेजेंट है उसको कहा जाता है डेंस ट्यूबुलर सेंटर। और जहां पर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देख रही हैं इसको कहा जाता है ग्रेनुलर कंपोनेंट। यदि हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला फंक्शन है इसका राइबोसोम प्रोडक्शन। पहला फंक्शन क्या है? राइबोसोम प्रोडक्शन। दूसरा फंक्शन जो है यह है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा फंक्शन जो है इसका है जो यदि किसी कारणवश जब डीएनए डैमेज होता है तो न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को रिपेयर करता है। डैमेज डीएनए रिपेयर करने का काम करता है। और चौथा फंक्शन देखें हम तो जो सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है उसको शटलिंग अर्थात न्यूक्लियस के बाहर भेजने का काम करता है। और एक फंक्शन और है इसका जो है नॉन कोडिंग आरएनए प्रोसेसिंग। इस तरह 4 मुख्य फंक्शन होते हैं, 5 मुख्य फंक्शन होते हैं। राइबोसोम का प्रोडक्शन करना होता है न्यूक्लियस का कार्य, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है, डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का कार्य करता है, प्रोटीन सेटलिंग का काम करता है और नॉन कोडिंग आरएनए प्रोसेसिंग करने का कार्य किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। तो आज के लिए न्यूक्लियस में इतना ही। अगले वीडियो में अगले सेल के बारे में लेके आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।